हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम थर्मोडायनेमिक केमिकल थर्मोडायनेमिक के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और एंथैल्पी को डिस्कस करेंगे। चलो आते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क एक्सपेंशन के बारे में देखा था, वर्क के बारे में, मैक्सिमम वर्क के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया था, पीवी टाइप ऑफ वर्क के बारे में हमने स्टडी की हुई थी। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनल एनर्जी। क्या समझ में आता है इंटरनल के? इंटरनल वर्ड से क्या समझ में आता है? अंदर। क्लियर है? किसी भी हर एक सब्सटेंस के अंदर में क्या होती है? खुद की एक एनर्जी होती है, जो उसके किसी भी सब्सटेंस एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएट विद द डेफिनाइट अमाउंट ऑफ हीट। हर एक सब्सटेंस के अंदर में एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ क्या होता है? हीट होती है या फिर एनर्जी होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैसे? यू से। और एक्चुअली इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो साथ में हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर में, अगर स्टेशनरी पोजीशन पे तो हम क्या बोलते हैं? उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर मूविंग है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इन दोनों को मिला के हम जो बॉडी के अंदर में जो किसी भी सब्सटेंस में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। ठीक है? इंटरनल एनर्जी कैसा है? स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन है तो किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल। मतलब इनिशियल स्टेज में उसकी एनर्जी क्या थी, इंटरनल एनर्जी क्या थी, और फाइनल स्टेज में पहुंचने के बाद उसके इसमें एनर्जी क्या है, उस पे डिपेंड करेगा। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज U2 माइनस U1। U2 यहाँ पे क्या है? फाइनल इंटरनल एनर्जी, और U1 इनिशियल इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? इंटरनल एनर्जी दो फॉर्म में हम देखते हैं। सबसे पहला, एनर्जी का अगर इंटरनल एनर्जी दो ही फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, एक तो हीट के फॉर्म में और दूसरा वर्क के फॉर्म में। पहली कंडीशन होगी, या तो हम किसी भी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है, कोई सिस्टम है, सिस्टम में हम क्या करें? या तो उसको हम एनर्जी ट्रांसफर करें, या फिर उसके ऊपर में हम क्या करें? वर्क परफॉर्म करें। तो एनर्जी क्या होगी? ऐड होगी। सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सिस्टम है, इसको मैं हीट कर रही हूँ, तो ये सिस्टम हीट क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। तो अगर हीट एब्सॉर्ब हुई तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर मैं इसके ऊपर में अगर कोई वर्क परफॉर्म करूं, तो अगर वर्क भी परफॉर्म कर रही तो वर्क भी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा ना, तो वो भी क्या होगा? इसमें ऐड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर 30 किलो जूल हीट, अगर मैंने 30 किलो जूल हीट हमने क्या किया? सप्लाई किया किसी सिस्टम को, या फिर अगर मैं बात करूं उसके ऊपर में हमने 20 किलो जूल वर्क परफॉर्म किया, तो क्या होगा? अगर मुझे टोटल इंटरनल एनर्जी निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 30 किलो जूल प्लस 20 किलो जूल, कितना हो जाएगा एनर्जी? इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? 50 किलो जूल। मतलब ये कैसी होगी? इसके अंदर ऐड होगी। क्लियर हो रहा है? पहली कंडीशन यही हो सकती है, या तो हम हीट को ट्रांसफर करें या उसके ऊपर में वर्क करें, तो जितनी भी, या हम हीट का मतलब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी में ऐड हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन हो सकती है, अगर एनर्जी ट्रांसफर, अगर मैं सिस्टम को कूल करूं, उसके पास जो एनर्जी ऑलरेडी, समझो ये सिस्टम ऑलरेडी हमने लिया है, ये ऑलरेडी हीटेड है, और इसको अगर मैं कूल करती हूँ तो एनर्जी क्या होगा? बाहर सप्लाई होगा, सराउंडिंग की तरफ मूव होगा। या फिर मैं वर्क सराउंडिंग के ऊपर में करूँ, अगर मैं सराउंडिंग के ऊपर में भी वर्क करूंगी तो सीधी सी बात क्या होगी? वर्क क्या होगा? एनर्जी क्या होगी? बाहर निकलेगी ना। हमने पहले भी देखा था एनर्जी क्या होगी। फॉर एग्जांपल सेम देखते हैं, अगर मैंने 30
किलो जूल एनर्जी किसी सब्सटेंस का जो था, मैंने क्या किया, उसको कूल किया। क्लियर है? हीट क्या किया, सप्लाई किया क्या, नहीं, उसको कूल डाउन किया। और 20 किलो जूल मैंने वर्क सराउंडिंग पे परफॉर्म किया। तो इनको अगर मैं ऐड करूं तो ये कितने किलो जूल हीट रिमूव होगी, 50 किलो जूल एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, क्लियर हो रहा है, क्योंकि बाहर निकली है। अगर प्रोवाइड करते तो क्या होता, ऐड होता, और बाहर निकल रही है तो क्या होगा, मतलब रिलीज हो रही है तो माइनस होगा। क्लियर है? तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी कोई भी बॉडी के अंदर में क्या होती है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। या हम इसको चेंज किस वे से कर सकते हैं, या तो उसके ऊपर में हम हीट को ट्रांसफर कर दे या फिर वर्क परफॉर्म करें। दो ही कंडीशन में, दो कंडीशन हो सकती है, या तो हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, अगर रिलीज करेंगे तो एनर्जी कम होगी। क्लियर है? इसी बेस पे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिपेंड करता है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और इसकी प्रोसेसेस पे, कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे बाकी प्रोसेसेस कैसी होगी। ठीक है, हमेशा मतलब मोस्ट प्रोबेबली रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है, सेम वो, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सेम है। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जैसे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, मतलब एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसको खत्म कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने घर पे स्विच है, बटन दबाया, फैन चालू हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस पे कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि अभी मैं बात कर रही, सही बात है, तो हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, वर्बल साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जितनी एनर्जी हमारे बॉडी में है सिर्फ एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अगर मुझे कोई भारी चीज उठानी है तो हमारी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मस्कुलर एनर्जी। हमें कोई बॉडी लिफ्ट ज्यादा, अगर कोई चीज भारी चीजें उठानी है तो समझ रहे हो, तो सिर्फ एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो क्या, नहीं। तो यहाँ पर भी देखो, इसलिए क्या बोला जाता है, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर है? सेकंड, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। वैसे ही अगर मैंने कोई सिस्टम लिया, सिस्टम कोई एक सिस्टम मैंने ऑब्जर्वेशन के लिए लिया, तो उसकी भी इंटरनल एनर्जी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट, ये पॉइंट हमने अभी देखा है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम सिर्फ एनर्जी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते, कन्वर्ट कर सकते, उसको कभी भी हम बना भी नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। दिमाग में आ रहा होगा, मैम हम तो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, हमने तो एनर्जी बनाई, तो कैसे बनाई, कोल को बर्न करके, स्टीम रिलीज करके, जनरेटर को, मतलब जनरेटर अगर रोटेट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से क्या मिल रही है आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है ना। तो आपने एनर्जी को ही तो कन्वर्ट किया, पहले फ्यूल में केमिकल एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया, थर्मल एनर्जी से आपने स्टीम जनरेट की, स्टीम जनरेट हुई, स्टीम से आपने टरबाइन रोटेट किया, तो स्टीम एनर्जी जो थर्मल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई काइनेटिक में, काइनेटिक से फिर काय में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल में। बनाई कहां, सिर्फ तो कन्वर्ट की ना। तो हमेशा क्या याद रखना है, एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसलिए यूनिवर्स की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। याद रहेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब इसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है, कि मतलब हम मैथमेटिकली अगर हमको लिखना है या उसको कैलकुलेट
किया, किसी सब्सटेंस में मैं अगर हीट, किसी सिस्टम को मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, हीट प्रोवाइड करेंगे, वर्क होगा, हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो वर्क थोड़ा ना थोड़ा वर्क तो होगा। अगर मैं हीट जो सप्लाई कर रही हूँ उसको कंसीडर अगर मैं Q करूँ और जो वर्क डन हो रहा है उसको W कंसीडर करूँ, तो मुझे एक बात बताओ, इंटरनल एनर्जी क्या होगी? दोनों का तो एडिशन होगा ना, हमने लास्ट में ही देखा, क्या देखा, जितना हम वर्क, जितना हीट सप्लाई करेंगे और जितना वर्क हम सिस्टम के ऊपर में होगा तो एनर्जी क्या होगी, दोनों की ऐड होगी, हीट भी ऐड होगा और वर्क भी ऐड होगा, दोनों मिला के क्या आएगा हमारा इंटरनल एनर्जी। तो सेम इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई एंड वर्क डन, सो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। अगर बहुत थोड़ा सा अगर इंटरनल एनर्जी हमें निकालना है, बहुत स्मॉल अमाउंट में, इनफाइनेटिसिमल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है, तो क्या आ जाएगा मैथमेटिकल इक्वेशन, du स्मॉल चेंज है इसीलिए, तो dq हीट भी कम, हीट भी हम थोड़ी सी सप्लाई करेंगे, वर्क भी कैसा होगा, थोड़ा सा ही होगा। क्लियर है? किसी को डाउट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में? डन। नेक्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की प्रोसेसेस कैसी होती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अलग अलग, हमने 4 प्रोसेसेस लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक, याद है? ठीक है, तो चलो देखते हैं कि अगर ऐसी प्रोसेस अगर होती है तो कैसे, क्या अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का अगर जो फॉर्मूलेशन है वो क्या हो। हमें एक फॉर्मूला तो सीधी सी बात है, याद हो गया अभी, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। क्लियर है? इसी के बेस पे देखेंगे कि ये अलग अलग प्रोसेसेस में किस वे से एप्लीकेबल है। चलो पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल, लास्ट टाइम में देखा था आइसो, आइसो मीन सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कैसा होता है इस कंडीशन में, कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, वो भी कांस्टेंट हो जाती है, तो डेल्टा T अगर 0 है तो डेल्टा U भी क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं बात करूं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W होता है। अगर डेल्टा U 0 हो जाए तो Q प्लस W हो जाएगा। क्लियर है? तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस W के। क्लियर है? अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, जितनी हीट होगी उसका अगर माइनस W है तो वर्क किसके ऊपर में हो रहा है रे बाबा, सिस्टम पे कि सराउंडिंग पे, सिस्टम पे हो रहा है, तो माइनस W, Q इज इक्वल्स टू माइनस W हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट ही अगर एक्सचेंज नहीं हो रही है तो Q क्या हो जाएगा, 0। हीट एक्सचेंज नहीं हो रही थी, हीट कैसी है, 0 है। तो अगर मैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बात की जाए तो क्या है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, सो डेल्टा U इक्वल्स टू 0 प्लस W, डेल्टा U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिव, अगर इंटरनल एनर्जी है तो वर्क भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है? ये याद रहेगा, ये किसके लिए हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस, जब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट कैसी है, 0 है। नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस, कोरिक मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो सीधी सी एक बात मुझे बताओ, W इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, याद है? अगर मुझे बताओ डेल्टा V, डेल्टा V अगर 0 हो जाए तो W क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस V एक्सटर्नल इंटू 0 हो जाएगा, तो W क्या हो जाएगा, 0। अगर हमें फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस अगर निकालना है, फॉर क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, W अगर 0 हो जाए तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस 0, सो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q। क्लियर है? पर यहाँ पे वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, तो Q क्या हो जाएगा, Q V के इक्वल हो जाएगा, तो W इज इक्वल, सॉरी
डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यूवी के इक्वल जाएगा। क्लियर है? डन? क्लियर है क्या? नेक्स्ट प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट कब होगा? जब हम कोई भी रिएक्शन ओपन कंटेनर में करवा रहे हैं, उसके ऊपर में कोई भी हमने बैरियर नहीं लगाया, तो अपने हिसाब से होगा। तो वहां पे कोई प्रेशर लगेगा क्या? नहीं। प्रेशर कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। क्लियर है? तो कंटेनर कैसा? डेल्टा वी। वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नहीं। वॉल्यूम डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में? देखो, रिप्लेसिंग Q बाय QP। अगर रिप्लेस कर दे Q को QP से, तो डेल्टा V U क्या हो जाएगा हमारे लिए? Q प्लस W था। क्लियर है? तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू QP प्लस W। पर W क्या है? वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारे पास में क्या है? W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल्स टू QP माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो QP इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V। क्लियर है? ये किसके लिए रहेगा? हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। जब हमारा प्रेशर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये रिएक्शन कैसे कर रहे हैं हम? ओपन कंटेनर में कर रहे हैं। ओपन कंटेनर में कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, पर एक्सटर्नल प्रेशर वहां पे अप्लाई होगा। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? QP is equals to delta U plus P external delta V। नेक्स्ट टॉपिक एंथैल्पी, जिसके ऊपर से आपको सबसे ज्यादा क्या रहते हैं? क्वेश्चंस रहेंगे। चलो, एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी of the system is the sum of internal energy of the system and equivalent PV work। मतलब जितना PV वर्क होगा, प्रेशर वॉल्यूम जितना वर्क होगा, और इंटरनल एनर्जी के इक्वल क्या रहेगी? एंथैल्पी रहेगी। क्लियर है? चलो देखते हैं। H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी क्या है? प्लस पीवी वर्क, ये क्या हो जाएगा हमारा? एंथैल्पी। पर चेंज इन एंथैल्पी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। चेंज इन एंथैल्पी इज देखो, पूरे के पूरे हम थर्मोडायनेमिक्स में एक ही बात याद रखना, सिर्फ वर्क और हीट कैसे है? पाथ फंक्शन है। बाकी पूरे जितने भी हमने इसमें पढ़ने वाले हैं वो कैसे फंक्शंस है? स्टेट फंक्शंस है। क्लियर है? तो अगर मैं बात कर रही हूँ चेंज इन एंथैल्पी, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा? स्टेट फंक्शन। तो किस पर डिपेंड करेगी? इनिशियल और फाइनल स्टेज पे। तो H1 क्या हो जाएगा? इनिशियल एंथैल्पी। क्लियर है? और H2 फाइनल एंथैल्पी। तो मुझे एक बात बताओ, चेंज इन एंथैल्पी मतलब डेल्टा H क्या हो जाएगा? H2 माइनस H1। अगर मुझे इसके लिए लेना है, अगर H1 के लिए अगर फॉर्मूला लेना है, तो क्या हो जाएगा? U1 प्लस P1 V1, यही होगा। एंड H2 के लिए लेना है तो क्या हो जाएगा? U2 P2 V2, यही होगा। अगर मैं ये इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? सॉरी, डेल्टा H इज इक्वल्स टू H2 क्या है? U2 प्लस P2 V2। क्लियर? माइनस U1
U1 प्लस P1 V1 P1 V1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? चलो U को एक तरफ ला लेते हैं, P प्रेशर और वॉल्यूम को एक तरफ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? U2 minus U1 U2 माइनस U1 प्लस P2 P2 माइनस P1 P1 V1। क्लियर है? ये क्या है? लास्ट टाइम में देखे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या है? चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, लिख सकते हैं पक्का? अगर यहाँ देखो, अगर मैं बोलूं P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू, अगर मैं P कंसीडर करूं, क्या बोल रहे हैं हम? P1 जो प्रेशर इनिशियल प्रेशर है और जो फाइनल प्रेशर है वो दोनों कैसे हैं? इक्वल है। किसके इक्वल है? प्रेशर के इक्वल है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। किसी को कोई डाउट? पक्का? डन। अब मुझे एक बात बताओ, एक क्या हो गया? लास्ट टाइम हमने अभी आइसोकोरिक जब प्रोसेस पढ़ा था, अगर मैं कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कर दूं, फॉर कांस्टेंट हमने किया ना अभी, ये कंडीशन कब के लिए? फॉर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब जब P1 और P2 किसके इक्वल हो जाए? P के इक्वल हो जाए। तो P एक्सटर्नल भी किसके इक्वल हो जाएगा रे बाबा? P एक्सटर्नल अगर P के इक्वल हो जाए, तो कंडीशन हमने एक देखी अभी लास्ट टाइम, आइसोकोरिक प्रोसेस याद है? क्या आया था? QP इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V आई थी क्या? अभी लास्ट जो हमने लास्ट प्रोसेस देखा था, जब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हमने आइसोकोरिक प्रोसेस में देखा था, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, तो QP इज इक्वल्स टू क्या आ गया था? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं और इसको अगर इक्वेशन 2 बोलूं, तो यहां से मुझे एक चीज मिलती है ना, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो क्या बोल सकती हूँ? डेल्टा H इक्वल्स टू QP। अगर आपको ये बोला जाए, अगर प्रेशर अगर कैसा है? कांस्टेंट है, तो एंथैल्पी को हीट के इक्वल अगर बताना है, तो आप क्या बता सकते हो? अगर एक्सटर्नल प्रेशर अगर आपका इक्वल है, तो QP इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और प्रेशर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो जाए, तो इन दोनों से हम डेल्टा H इक्वल्स टू QP बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको दो टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो आपको एंथैल्पी के लिए डेरिवेशन पूछे, या फिर डेल्टा H इक्वल्स टू QP, मतलब हीट जो है, हीट जो एक्सटर्नल प्रेशर है, और हीट जब एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल्स टू एंथैल्पी के लिए अगर आपको डेरिवेशन है, तो आपको ये देना है, और एंथैल्पी के लिए पूछा जाएगा तो बस यहाँ। क्लियर है? अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। ठीक है, कैसे चेंज होता है, किस किस कंडीशन में ये दोनों क्या आ सकते हैं, कैसे इक्वल हो सकते हैं। क्लियर है? तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस कंडीशन में डेल्टा H और डेल्टा U की कंडीशंस क्या होगी? सबसे पहले दोनों का रिलेशन क्या होगा ये देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या होगा, हमें ये अभी देखा हमने, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अभी लास्ट एंथैल्पी हमने जो इक्वेशन निकाला वो यही थी। क्लियर है? एंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। पहली कंडीशन क्या होगी? फॉर रिएक्शन इन्वॉल्व सॉलिड एंड लिक्विड। मुझे एक बात बताओ, जब सॉलिड और लिक्विड की रिएक्शंस होती है, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज होता है? वॉल्यूम में उतना फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम का जो चेंज होता है वो बहुत ज्यादा कैसा होता है? कम होता है। तो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम का चेंज अगर बहुत कम है, तो सीधी सी एक बात है, डेल्टा U डेल्टा V क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? वेरी लेस, बहुत छोटा होगा। तो डेल्टा H किसके इक्वल चला जाएगा? डेल्टा U के। एक ये पहली कंडीशन होगी, क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज कैसा है? बहुत कम है, तो जीरो हो जाएगा।
ये ऐसा हो जाएगा, ये जीरो, मतलब यहाँ पे कंडीशन अगर बड़ा लेस है तो डेल्टा वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो। तो डेल्टा एच किसके इक्वल चले जाएगा, डेल्टा यू। पहली कंडीशन ये हो सकती है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। हमने पहले ही बोला आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो डेल्टा एच इक्वल्स टू किसके चले जाएगा, डेल्टा यू के। क्लियर है, मतलब पहली कंडीशन जब सॉलिड या फिर लिक्विड के साथ में रिएक्शन हो रही है तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज बहुत कम है, लेस है, जिसके वजह से डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल चले जाए सेकंड आइसोकोरिक में। थर्ड इक्वेशन ये हो सकती है, अगर मैं बात करूं फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, अगर गैस हो रही है, गैस की रिएक्शन हो रही है तो गैस तो एक्सपैंड करेगी, वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हो क्या, वॉल्यूम जो डेल्टा वी है वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को नेग्लेक्ट वॉल्यूम नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो क्या हो जाएगा, अब वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे तो हमारे पास में सिचुएशन क्या होगी, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है। पी डेल्टा वी क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी V2 माइनस V1। इसमें कोई डाउट, V2 क्या है, तो रिएक्शन हो रही है ना, रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम क्या है V1, प्रोडक्ट का वॉल्यूम V2। क्लियर है, देखो तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस PV2 माइनस PV1। इसमें किसी को डाउट है, पक्का। अब एक बात बताओ, हमने आइडियल गैस इक्वेशन, गैस है, गैस में आइडियल गैस इक्वेशन लगती है बाय अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT, यही है। अगर वॉल्यूम 1 है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या, R भी कांस्टेंट है, TV टेम्परेचर भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे। क्लियर हो रहा है, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर N1 कंसीडर करूं, क्या है N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर है, और N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगी, अगर इसको अप्लाई करूं तो सीधी सी बात है, P अगर V2 के लिए रहेगा तो क्या हो जाएगा N2 RT और PV1 और PV2 के लिए क्या हो जाएगा N2 RT। अगर इसको मैं इस इक्वेशन में लिख लूं तो क्या आएगा, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P N2 RT माइनस N1 क्लियर है, RT कॉमन है तो क्या हो जाएगा डेल्टा U प्लस RT N2 माइनस N1। बताओ एक चीज, N2 माइनस N1 को हम Ng कंसीडर करते हैं, Ng क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस Ng RT। किसी को डाउट है, पहली कंडीशन। अगर एक बात यहाँ पे एक बात बताओ, ये पहली कंडीशन, ये चीज याद रखना है, अगर वॉल्यूम अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं तो अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो उसके लिए हम एंथैल्पी के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पर कंडीशन कैसी है, अगर मैं बोलूं Ng जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए, मैं क्या बोलूं N2 इक्वल्स टू N1, अगर चेंज ही नहीं हो रहा है, दोनों इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो Mg क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, Mg क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा V हो जाएगा,
यू, हाँ सॉरी, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर चेंज नहीं हो रहे। फॉर जैसे कि देखो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो थे 2 थे और रिएक्टेंट भी 2 थे, तो ये क्या हो जाएगा 0, 0 से होगा तो डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो 3 कंडीशंस है जब डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू हो सकता है। पहली, रिएक्शन अगर सॉलिड और लिक्विड की हो रही है, क्योंकि इनमें अगर कोई रिएक्शंस होती है तो वॉल्यूम में बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। वॉल्यूम कैसा होता है, मोस्ट प्रोबेबली इक्वल होता है, बहुत माइन्यूट चेंज आता है, वेरी लेस चेंज आता है। तो उस कंडीशन में डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। नेक्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस, उसके लिए वॉल्यूम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो किसके इक्वल चले जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा वी। और नेक्स्ट, अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाए अगर गैसेस के कंडीशन में, अगर कोई गैसियस रिएक्शन हो रही है तो गैसियस रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में भी डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू हो जाएगा। क्लियर है, डन। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। अभी जैसे अभी लास्ट इसमें देखा थे, वर्क के लिए फॉर्मूला क्या था, हमने पी में एक्सपेंशन देखा था ना। वर्क अगर एक्सटर्नल प्रेशर का अगर क्या बोलते हैं कांस्टेंट हो तो वर्क कैसा होता है, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है क्या, याद है, हाँ याद आ रहा है। हाँ इस कंडीशन में क्या था, अगर मैं बोलूं P एक्सटर्नल अगर P प्रेशर के इक्वल हो जाए तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, W इज इक्वल्स टू माइनस पी। इसमें किसी को कोई डाउट? अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और गैसियस रिएक्शन है तो हमने सबसे पहले अभी देखा कि डिपेंड किस पे करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड रहेगा ना। वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस पी V2 माइनस V1। अगर बाय अप्लाइंग आइडियल अगर गैस इक्वेशन अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, अभी किया था ना, आइडियल गैस इक्वेशन अगर अप्लाई करते क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT। क्लियर है, यस तो W इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, माइनस PV2 माइनस PV1 माइनस P। क्लियर है, इस पे अगर मैं पुट करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन ही रखना है, क्या हो जाएगा P N2 RT माइनस N1। क्लियर है क्या, यस यस पक्का, Yes. किसी को कोई डाउट? नहीं. चलो क्या कॉमन निकाल सकते हो, RT। अगर मैं RT कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 तो माइनस RT। ये क्या है, मैं Ng कंसीडर कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, चेंज इन डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस Ng RT। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, पक्का? सॉरी इसको डेल्टा Ng से कंसीडर करेंगे लास्ट में, ठीक है। डेल्टा Ng चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर है, इसमें दो सिचुएशन हो सकती है। यहाँ देखो कंडीशन, पहली कंडीशन ये हो सकती है अगर N2 ग्रेटर है N1 से, N2 अगर ग्रेटर है N1 से तो रिएक्शन पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, कितने लोग पॉजिटिव के साथ में, डेल्टा Ng क्या आएगा, मुझे एक बात बताओ, डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और वर्क कैसा हो जाएगा, Negative. वर्क ग्रेटर होगा 0 से कि लेस देन।
क्योंकि ये देखो माइनस साइन तो इसकी रहेगी ना, तो क्या हो जाएगा वर्क लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो वर्क सिस्टम पे होगा कि सराउंडिंग पे होगा? सराउंडिंग कौन करेगा? सिस्टम करेगा। द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। क्लियर है? सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड, अगर n1 ग्रेटर देन n2 होगा तो डेल्टा ng की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो w क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन में वर्क क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज बाय द सराउंडिंग। इस कंडीशन में क्या होगा? सिस्टम के ऊपर में वर्क होगा, कौन करेगा? सराउंडिंग करेगा। ये दो कंडीशन याद रहेगी। क्लियर है? तो यहीं पे आपका क्या है, वर्क डन ऑन केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी? W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा Ng RT। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके रहेंगे वो रहेंगी एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे कैसे हो रही है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।